नमस्कार। 9वीं कक्षा की पुस्तक राजनीति विज्ञान का भाग 2 हम कर रहे थे। अध्याय 2 हम कर रहे थे, संसाधन के रूप में लोग। उसका आज हम भाग 2 करेंगे। भाग 1 हम पहले से कर चुके हैं। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो पिछले वाले अध्याय में हमने क्रियाएं की थी। एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनसे पैसा प्राप्त होता है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो स्वयं उपयोग के लिए की जाती हैं। इसमें हम आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाओं को आगे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं कि जब हम प्रकृति से सीधे उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिसमें हम कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं, सीधे ही जो चीज़ है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे मछली पकड़ना, शहद इकट्ठा करना और कृषि क्रियाएं जिसमें हम प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उनको हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं कि जब उत्पादन जो है उद्योगों में होता है, तो वो जो क्रियाएं हैं उनको हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो द्वितीयक क्रियाएं। और तृतीयक क्रियाएं कौन सी हैं? जो सेवा क्षेत्र है, यानी कि जो लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक है। तो इनके जो काम हैं वो हम, हालांकि पैसे कमाने वाले काम हैं, लेकिन इनको हम तृतीयक क्रियाओं में शामिल करते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रकृति से सीधे चीज प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रियाएं हैं, और जब किसी चीज को आप उद्योगों में बनाते हैं वो द्वितीयक क्रियाएं हैं, और जो लोग सेवाएं प्रदान करते हैं उनको हम तृतीयक क्रियाएं कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। इसमें हम पॉइंट में ये जानेंगे कि जो मानव पूंजी निर्माण है, मानव पूंजी मैंने आपको बताया था कि मानव जो है वो पूंजी कब बनता है? जब शिक्षा के द्वारा या फिर चिकित्सा सुविधाओं पर पैसा खर्च करके जब व्यक्ति को और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है तो मानव पूंजी बन जाता है। और इस प्रकार जब हम उस पर और पैसा खर्च कर देते हैं तो उससे मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो इसमें यह है कि शिक्षा की क्या भूमिका है मानव को पूंजी बनाने में। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में, पिछले से जो पिछला पाठ कर चुके हैं उससे ही समझने की कोशिश करेंगे जहां तक कर चुके हैं। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल ने जो शिक्षा प्राप्त की, बाद के वर्षों में उसी शिक्षा ने उसे अच्छी नौकरी तथा अच्छा वेतन दिलाने में सहायता की। इस प्रकार शिक्षा उसके लिए नए अवसर लेकर आए। ये सकल और विलास की जो कहानी हमने भाग 1 में पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो सकल था उसने शिक्षा प्राप्त की, 10वीं कर ली, 10वीं के बाद फिर तकनीकी शिक्षा प्राप्त की और उसे एक फर्म में नौकरी मिल गई और वहां पर उसको पैसे मिलने लगे। लेकिन दूसरे विलास था, स्कूल नहीं गया, कोई काम नहीं किया, जिसके कारण वो अपने माँ वाला काम ही करने लगा, मछलियाँ बेचने वाला। तो जिससे उसकी जो आमदनी थी या जो उसका वेतन था या उसकी जो मजदूरी थी वो ज़्यादा नहीं थी। तो शिक्षा ने इस प्रकार सकल के जीवन में शिक्षा जो थी वो नए अवसर लेकर आई। वास्तव में शिक्षा किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी होगी। इसका जो महत्व समझते हैं वो जानते हैं। इसके अलावा शिक्षा विज्ञान और तकनीक के विकास में भी सहायता करती है। शिक्षा विज्ञान और तकनीक के विकास में अगर आप शिक्षित हैं तभी आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, तभी आप नई तकनीक का विकास कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। जिस व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, एक अनपढ़ है, वो इतना कार्यकुशल नहीं होगा जितना एक पढ़ा लिखा हो। कार्यकुशलता बढ़ जाने से वह ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। 1951 में भारत में साक्षरता दर 18%। कहने का मतलब ये है कि 100 में से सिर्फ 18 लोग ही पढ़े लिखे थे। ये बात हम कर रहे हैं 1951 की, अर्थात 100 में से केवल 18 लोग ही पढ़े लिखे। लेकिन 2011 में, अब 2020 है लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 2011 के हैं। 2011 में साक्षरता दर 74% हो गई।
कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप इसका कि 100 में से अब 74 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। भारत में केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ये याद रखना आपने। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? वहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हैं। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका, तो अगर आप मानव को पूंजी में तब्दील करना चाहते हैं तो उसमें 2 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक है शिक्षा, जो आपको आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाती है, और एक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ केवल जीवन जीना नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। आप ये नहीं, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि बस आप जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसी जिंदगी का क्या लाभ? तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल जीवन जीना नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने तथा बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता प्राप्त करने, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको पता लगेगा कि आप में काम करने की कितनी क्षमता है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आपको अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्या करता है? बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति में सीखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर आप व्यक्ति स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीखेगा। लेकिन अगर व्यक्ति बीमार है तो वो सीखने में रुचि नहीं लेगा। दूसरी ओर अस्वस्थ व्यक्ति किसी काम का नहीं होगा। वह संगठन या कंपनी जिसमें वो काम करता है, कंपनी में कोई योगदान नहीं दे पाता। आपने देखे होंगे जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं रोज काम पर नहीं जा पाते हैं, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, तो काम पर न जा पाने के कारण तो वो कंपनी को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं करके दे पाते हैं, तो जिससे कंपनी के लिए उनमें या कंपनी में उनका कोई योगदान नहीं हो पाता है। उल्टे वह संगठन पर बोझ बन जाते। बोझ कैसे बन जाते हैं? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है महीने में 12 दिन आया और 18 दिन काम पर नहीं आया, तो कंपनी को तो उसको 18 दिन के पैसे बेकार में देने पड़ गए ना, इसलिए वो बोझ होते हैं। कोई काम भी नहीं करते, जिस दिन आते हैं थोड़ा बहुत काम किया, मन लगा कर नहीं काम करते हैं। ठीक तो थे लेकिन आए थे, लेकिन क्योंकि स्वस्थ नहीं है तो आएंगे तो बैठे रहेंगे, तो वो कंपनी पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। प्रत्येक सरकार स्वास्थ्य को भी खास महत्व देती है। तो दोनों जो चीजें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है मानव पूंजी के निर्माण। बेरोजगारी, अब बेरोजगारी क्या है? जब लोग प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है। मान लीजिए प्रचलित जो मजदूरी की दर जो चल रही है 200 रुपये मान लीजिए प्रतिदिन चल रहे हैं। 10 लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार है इस मजदूरी की दर पर, लेकिन काम नहीं है। 200 रुपये में भी उनके लिए काम नहीं है, या सिर्फ 2 लोगों को ही काम मिल पाता है, 8 लोगों को काम नहीं मिल पाता है। तो जिन 8 लोगों को काम नहीं मिल पाता है वे बेरोजगार है। हालांकि वो काम करना चाहते हैं 200 रुपये, लेकिन काम नहीं है। तो जब लोग प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। सभी समझ गए होंगे कि छोटी सी मामूली सी बात है कि जब आप काम करना चाहते हैं, सिंपल सा अगर हम कहें, लेकिन आपको काम नहीं मिल पाता है, तो उस अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से प्रकार की होती है बेरोजगारी? उसमें पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर इसको साधारण से शब्दों में हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि जो दिखाई ना देती हो ऐसी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग काम पर तो लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहां उनकी जरूरत नहीं होती। काम पर तो काम करते तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर देखा जाए या उनको वहां से निकाल दिया जाए तो वहां उनकी जरूरत नहीं होती। यदि उन्हें काम से हटा दिया जाए तब भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर वहां से उन 4 बंदों को या जितने लग रहे हैं फालतू उनको हटा दें, तब भी उत्पादन उतना का उतना ही होता रहता है। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। आपको आगे जो है एक उदाहरण देकर समझाया जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये होती किस प्रकार की बेरोजगारी।
मान लीजिए एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन, हम मान के चल रहे हैं कि कोई किसान था, उसके पास 5 एकड़ जमीन। जब वह अकेला खेती करता था तो 50 क्विंटल गेहूं पैदा करता था। उस समय उसका परिवार नहीं था या परिवार शादी हो गई थी, बच्चे नहीं थे, तो वो अकेला ही 50 क्विंटल गेहूं पैदा करता था। उस किसान के 3 बेटे थे, बाद में उसके 3 बेटे हो गए। जब तीनों बेटों को कोई नौकरी नहीं मिली तो वे भी किसान के साथ खेती करने लगे। अब भी वे चारों मिलकर 50 क्विंटल गेहूं पैदा कर, अब भी उतना ही पैदा हो रहा था। अकेला व्यक्ति भी 50 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहा था, और जब वो 3 उसके बेटे जो किसान का हाथ बटाने लगे तब भी 50 क्विंटल ही हो रहा है। उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि 50 क्विंटल ही पैदा। अतः वहां 3 व्यक्ति जाता, अगर देखा जाए कि उन तीनों व्यक्तियों को वहां से निकाल दिया जाए तब भी 50 क्विंटल ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो 3 व्यक्ति हैं जो हमें काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां उनकी जरूरत नहीं। अगर उनको निकाल दिया जाए तब भी उत्पादन उतना। तो वो जो 3 व्यक्ति हैं उनको हम कहेंगे कि वो छिपे हुए बेरोजगार। हालांकि वो रोजगार उनको मिल रहा है, आप उनको देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां उनकी जरूरत है ही नहीं। और दूसरा, वो जो काम कर रहे हैं उससे उत्पादन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर वो काम कर रहे हैं तो उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो हम ऐसे जो लोग हैं जो काम पर तो लगे हुए दिखाई देते हैं उनको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। नाम से ही पता लग रहा है कि जब मौसमी बेरोजगारी क्या है, पढ़ो फिर भी। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को एक विशेष मौसम में ही काम मिलता है। जब मौसम होता है उस चीज के काम करने का तो तभी काम मिलता है। श्रमिकों को एक विशेष मौसम में ही काम मिलता है, बाकी पूरा साल वे बेकार रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए जो जीरी लगाने वाले जो मजदूर हैं, उनको जब जीरी लगाने का टाइम है तब तो काम मिल जाता है, लेकिन बाद में उनको काम नहीं मिलता है। इसी प्रकार शहरों में अगर आप देखें जो शुगर मिल है, जब शुगर मिल चलती है, जब गन्ना मिल में जाता है तो तब मिल चल जाती है, और जो मिल में काम करने वाले हैं वो सभी जो कर्मचारी हैं उनको काम मिल जाता है। लेकिन जब मिल बंद हो जाती है तो उनके पास कोई काम नहीं होता। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी एक ये नई बेरोजगारी है जिसको आप जानेंगे। शिक्षित बेरोजगारी, शहरों में शिक्षित बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन शहरों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग फिर भी अपनी खेती में लग जाते हैं। तो शहरों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ 10वीं 12वीं BA MA पास अनेक युवक हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने में असमर्थ है। मतलब MA पास जो है, जितनी उसकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ जो युवक हैं अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने में असमर्थ है। भारत के लिए यह बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बनती जा रही है कि पढ़े लिखे लोगों को कैसे, या उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार काम दिया जाए। क्योंकि जब पढ़े लिखे युवकों को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता तो उनमें निराशा की भावना घर कर जाती है। यह निराशा उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। देखने में आया है कि युवकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है ये शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि जब पढ़े लिखे व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता जितनी उसने पढ़ाई की है तो उसमें निराशा की भावना घर कर जाती है। और निराशा की भावना घर कर जाने के कारण या तो फिर वो समाज विरोधी कामों में संलग्न हो जाता है, या फिर उसको वो जिस गलत रास्ते पर ले जाती है। जो कुछ युवक ऐसे होते हैं वो उनमें आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये प्रवृत्ति युवकों में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बेरोजगारी आर्थिक बोझ को भी बढ़ाती है। आपने देखा होगा अगर परिवार में कमाने वाला एक है, खाने वाले ज्यादा हैं, तो सभी काम करने के लायक है, तो वो बोझ बढ़ाती है। बेरोजगारी आर्थिक बोझ को भी बढ़ाती है। कमाने वाले लोगों को बेरोजगारों का भी बोझ उठाना पड़ता है, जिससे जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता। परिवार में अगर 6 बंदों का परिवार है, कमाने वाला एक है, बाकी लोगों के पास काम नहीं है,
तो वे सारे दिन बेकार बैठे रहते हैं, लेकिन उनको खिलाना जरूर पड़ता है। तो इससे परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ जाता है, उसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है जीवन निर्वाह पर। व्यक्ति को उस हिसाब से चीजें नहीं मिल पाती जिस हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक होती है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी हानिकारक है, बड़ी कठिन चीज है। क्योंकि जब लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग, हम मान के ये चल रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो संसाधन होते हैं, देश के विकास में काम आने वाली चीज होती हैं। लेकिन जब लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाते हैं, यानी कि जिम्मेदारी बन जाते हैं। हालांकि पहले वो अर्थव्यवस्था को कमा कर दे सकते हैं अगर वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो अर्थव्यवस्था की वो जिम्मेदारी बन जाती है, उनको खिलाना अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाती है, अर्थात उनको पालना अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाती है।